नमस्कार, हॉर्नबिट टीवी भारत में आपके स्वागत। लखनऊ में यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर कैमरावादी नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं, छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के बाद करीब 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विवाद और बढ़ गया। और रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पल्लवी पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर उनका प्रदर्शन गलत था तो सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कुछ दिन पहले विधान भवन के सामने के राजनीतिक दलों के झंडे जलाए गए थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पल्लवी पटेल ने सरकार पर विरोध की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया था और साथ ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर उनका आंदोलन और प्रदर्शन नहीं होता तो आज कैबिनेट में कई चेहरे दिखाई नहीं पड़ते। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत आभार। बीते हुए कल में पूर्व प्रसारित, पूर्व सूचित और पूर्व नियोजित यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने के संदर्भ में एक प्रोटेस्ट का आयोजन जो अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में किया गया था और जिसके सापेक्ष रेलवे स्टेशन चारबाग से हमें मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ आना था। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने तमाम बल लगा करके हमको रोकने का प्रयास किया। जहां पर लगातार हम उनसे ये मांग करते रहे कि हमारा मार्च बहुत ही व्यवस्थित होगा, सिर्फ अपनी मांग हम पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे में आप ये बैरिकेडिंग हटाएं, जिसके सापेक्ष हम लगभग वहां पर एक लंबे अंतराल तक इंतजार भी करते रहे। लेकिन जो प्रशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उनकी बातचीत से, उनके जो एक्शंस थे उससे इस बात को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता कि वो प्री सेट माइंड से थे कि वो चलने देंगे ही नहीं, वो प्रदर्शन को प्रदर्शन का रूप या प्रोटेस्ट का रूप लेने ही नहीं देंगे। और ऐसे में बात ये कही जाती है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हमारे समस्त लोग रेलवे ट्रैक की तरफ गए और जहाँ पर हमने अपनी मांग को, जायज़ मांग को, कि इस देश में जो तमाम उच्च शिक्षा संस्थान हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और ज़िंदगी, उनके खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, इस शोषण को रोकने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को अविलंब लागू करा जाए, इस बात के समर्थन को पुनः दोहराया। जो प्रशासन रहा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके लिए संभव था कि इतनी बड़ी जो संख्या वहां पर एक हुजूम के रूप में, प्रोटेस्टेंट्स के रूप में उतरी थी, वो उनको रोक पाते या हटा पाते। और ऐसे में एक जिम्मेदार लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमने स्वयं ही, जहां हमारे पास ये भी रास्ता था कि वो जो प्रोटेस्ट था वो उग्र भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि अगर तानाशाही प्रशासन और करती तो शायद कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता, हमने खुद ही हिंसक रूप ना लेने पाए ऐसा प्रोटेस्ट, इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए हम सब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने लोकतंत्र को बचाते हुए अहिंसा का रास्ता चुनते हुए वहां से उतर करके आगे मार्च करना शुरू करा। और जब हम ये समझ गए कि अब वो आगे नहीं मारेंगे, आगे हमको नहीं जाने देंगे, तो हमने स्वतः गिरफ्तारी का ऑप्शन उनको दिया। उन्होंने हमारी गिरफ्तारी करी और इको गार्डन में भी हम लोग तब तक रहे जब तक उन्होंने नहीं कहा कि अब आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहा था वो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और वही उसी प्रक्रिया से चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिससे एक सीएम आता है, जिससे एक मंत्री आता है, जिससे एक उप मुख्यमंत्री आता है, उसी प्रक्रिया से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि था। और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी बात को मुखरता से कह सकूं। वो बात हमने कही, लेकिन उसके बाद आप बहुत से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको पता चला कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी की अपील पर
राहुल गांधी के ट्वीट कर लेकर संजय झा ने कहा है कि अगर राहुल गांधी आत्मचिंतन करते तो हालत बदल जाते। उन्होंने कांच खसते हुए कहा है कि बंगाल में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं और वो भी एक बाइक पर बैठकर निकल जाएंगे। संजय झा ने कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिए खुद राहुल गांधी जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष आपदा में के अवसर पर तलाश रहा है और लेकिन जनता सबका हिसाब रखती है। जो चल रहा है ग्लोबल वार, खास करके ईरान वाला जो इशू है, और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जो ऑयल का, गैस का मूवमेंट है वो उस मार्ग से होता है। लेकिन सरकार का, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी खास करके जो रेगुलर मॉनिटरिंग था, जो कोई मेजर क्राइसिस यहाँ नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि आज भी तेल का प्राइस या एलपीजी जो है लोगों को आराम से मिल रहा है। ये सीयर मैनेजमेंट था, लेकिन जितना बड़ा क्राइसिस है, जितने लंबे टाइम से चल रहा है, वो बहुत ही मुश्किल काम था। अब प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है तो बिल्कुल सबको मानना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए 1 साल तक, और जो फॉरेन रिजर्व है जो काफ़ी बड़ा है इस देश का फॉरेन रिजर्व, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए कि आगे क्या जियोपॉलिटिक्स बदलेगा दुनिया का, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी शादी ब्याह में सोना मत खरीदिए, विदेश जाने का कम कीजिए, आने जाने का, और यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट जो कोरोना में हुआ था, जी वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इससे क्या हुआ, तेल बचेगा। अब ये सब न्यू तरीका है, नया तरीका है इन सब चीजों से, और इससे आप ऑयल गैस का पर्टिकुलरली जो पेट्रोल है उसके सेविंग के लिए ये कहा। मेरे ख्याल से कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि हैंड्स ऑन, क्योंकि हर एक चीज को खुद ही माइन्यूट तरीके से मॉनिटर करते हैं, तो उनका ये अपील मुझे ख्याल से पूरे देशवासी मानेंगे, और इसका रास्ता बिल्कुल आने वाले समय में इस क्राइसिस का सॉल्यूशन, क्योंकि ये अपने कंट्रोल का चीज है नहीं। देश में कोई आप मैनेजमेंट कर लीजिए और इसको कंट्रोल कर लीजिए। ये तो ग्लोबल वॉर चल रहा है, दुनिया में ये प्रॉब्लम है, यूक्रेन को लेकर के, फिर जो इजराइल के का रहा इशू, वो फिर अभी जो ईरान वाला, ईरान यूएस और का जो चल रहा है, ये अपने कंट्रोल की चीज ही। इस सब को देखते हुए और रिमार्केबल मैनेजमेंट भारत सरकार का है कि इतने लंबे टाइम से ये क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम है, डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा जीत है कि देश में इन सब चीजों का आपके आसपास का जो कंट्री है वहां ब्लैक में मिल रहा है, रेट डबल हो गया है चेक की, लेकिन देश में इन सब चीजों को कंट्रोल में रखा है और फ्यूचर को देखते हुए अपील किया है। हम सबको मानना चाहिए इस चीज। लेकिन सर, एक तरफ आपने ये बात कहा कि दूसरे देशों में ब्लैक में मिला, अपने देश में दाम भी नहीं बढ़े, लेकिन राहुल गांधी इसको लेकर भी अपोज कर रहे हैं, अपील को भी लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि क्या अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन करते तो चीजें बदल जाती। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? आज इस हालत में पहुंचे हैं, बंगाल में कितना सीट जीता है? पहले तो था कि स्कॉर्पियो में उनका एमएलए बैठेगा, अब तो एक बाइक पे भी 2 उनका एमएलए चल के बंगाल वाला निकल जाएगा। काहे हाल हुआ है इस पार्टी का? ये इन्हीं के वजह से हुआ है, वो कटे हुए हैं। ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहाँ कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है उनको। ठीक। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब जब देश संकट में आया तब तब देशवासियों ने एकजुट होकर उसका मुकाबला किया है। गिरिराज सिंह ने 1962 के भारत चीन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश से सहयोग की अपील की थी
और उन्होंने दावा किया है कि उस दौर पर देश की मां, बहनों और बेटियों ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए थे। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी बताए क्या वहां पंडित नेहरू को भी विफल प्रधानमंत्री मानते हैं। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था। मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। हम PL 480 के तहत सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री गए, देखे, वापस आ गए और रेडियो पर देशवासियों से अपील की थी। हम उस समय छोटे बच्चे थे, छोटे 10वां में पढ़ते थे, और मैंने देखा उन्होंने हिंदुओं से कहा कि हफ्ता में 1 दिन का अनाज कम है मेरे पास। हिंदू भाई एकादशी मनाएं 1 दिन और मुस्लिम भाई रोजा रखें। पूरा देश अनुकरण किया। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? नेहरू फेल्योर थे? मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों से अपील की कि घर में रहें। क्या ये लोगों को घर में कैद किया था? जब जब आह्वान किया गया है तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देशभक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं तो देशवासियों से जो PM ने अपील की है, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है। क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो EV खरीदें? नहीं खरीद सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन गाड़ी बंद रखें, कार पूल बनाएं, मेट्रो से चलें, बस से चलें, सब कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, और LPG और PNG के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं। अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं। मैं पटना में अपने घर पे लगाया हूं 5 किलोवाट का, 5 साल हो गया, ये मोदी जी के आह्वान पर, और इंडक्शन चूल्हा जलाता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं कम से कम 1 सिलेंडर महीना में तो कम करता हूं। देशवासी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप देशवासियों से PM ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे और ये दिखेगा। राहुल गांधी, देश के मिजाज आप नहीं समझ पाओगे। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने AIMIM के उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बेहद तीखा हमला बोला है। नीतीश राणे ने AIMIM को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा है कि ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के जरिए काम करता था, उसी तरह ओवैसी AIMIM के माध्यम से काम कर रहे हैं। नीतीश राणे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता उन्हें चुनकर बेचती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है। मंत्री ने दावा किया है कि AIMIM के एजेंडे में सिर्फ जिहाद की राजनीति है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे PFI पर प्रतिबंध लगाया, उसी तरह AIMIM पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है।
MIM ने सपोर्ट किया है। MIM और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी AM के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने PFI को बैन किया है, अलकायदा, वैसे ही AM को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि निदा खान मुस्लिम महिला इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सबूत क्या है? क्या हम लोगों ने खराज को समर्थन किया क्या? हमारे हिंदू धर्मों को हम इसलिए तो बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि खराज, अशोक खराज जैसे व्यक्ति ने, जिसने हमारे हिंदू धर्म की बदनामी करने की कोशिश की, उसका हमारे हिंदू माता बहनों को का जिंदगी खराब कर, उसका किसी भी हिंदू नेता ने, किसी भी हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने आगे आके अशोक खराज का समर्थन किया नहीं। हमारे हिंदू समाज की हर एक की यही भूमिका है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फिर वही निदा खान के बारे में ये लोग क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि इसी को इस्लाम कहते हैं? बताना चाहिए वो लोग ने। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे MIM को लेकर? हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक, अधिकार नहीं देना चाहिए। लखनऊ में प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। और दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और हर नागरिक देश हित की भावना के साथ काम करे। उन्होंने कहा है कि साल 2014 से केंद्र सरकार लगातार देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही है। मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कई सकारात्मक सुझाव दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की अपील को हर जाति और धर्म के लोगों ने स्वीकार किया और उसका पालन भी किया। उन्होंने कहा है कि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए सभी नागरिकों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमेशा इस बात पे बल दिया है कि देश के हमारे जो संसाधन हैं, देश के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनका सदुपयोग हो और हम देश हित के लिए, देश हित सर्वोपरि, इस भाव के साथ देश का हर नागरिक काम करे। 2014 से लेकर अब तक लगातार हम सब ने देखा किस तरीके से मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार ने काम किया। आज जो वैश्विक घटनाक्रम चल रहे हैं, उस घटनाक्रम को देखते हुए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे सकारात्मक सुझाव देश को दिए हैं। और एक अच्छी बात इस डिकेड में देखने को मिली कि मोदी जी ने जब भी जो सलाह देश को दिया, पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने, हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताते हुए उन सलाह को माना भी है। हमारा भारत देश समृद्ध बने, खुशहाल बने, ये हमारी मोदी जी की सोच है, ये हमारी पार्टी की सोच है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच है। और यकीनी तौर पे इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए बड़ी गंभीरता से हम सभी काम। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक विरासत पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पूर्व पर्व का आयोजन भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन का होना भारत की सनातन परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक एकात्मकता का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सोमनाथ और काशी दोनों ही देश को एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण तो हो सकते हैं, लेकिन उससे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की संस्कृति, चेतना और आस्था सदियों से अटूट रही है और आगे भी बनी रहेगी। आज का ये कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा,
राष्ट्रीय आत्मगौरव के पुनर्जागरण का एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जय। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ हैं। एक उत्तर में पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि यहां हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि पूरा देश आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारत के संस्कृति और सनातन परंपरा पर हजारों बार प्रहार किए गए, लेकिन हर बार भारत और सनातन संस्कृति पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि उनके मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत अपनी संस्कृति विरासत को सोचते हुए विकास के लिए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत ही गर्व की बात है हर भारतीय के लिए कि आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। हजारों बार हमारे इस देश की संस्कृति पे, अध्यात्म पे, सनातन पे प्रहार किया गया, पर हर बार भारत ने और भारत के अध्यात्म ने, सनातन ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। सोमनाथ उसकी जीती जागती तस्वीर है। सैकड़ों बार वहां पर हमने देखा कि कैसे सोमनाथ जी को ऊपर प्रहार हुए, और आज जिस अपने वर्चस्व के साथ सोमनाथ जी का ये मंदिर हमारे बीच में विराजमान है, वो हम सब भारतीयों के लिए सम्मान का सूचक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देती हूँ, जिनके मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी, जिसके विजन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे अध्यात्म को, सनातन को बचाने का काम, उसे सजाने और संवारने का काम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम, उसके विकास का भी काम कर रहे हैं। हम सब भारतवासियों की ओर से प्रभु महादेव के चरणों में बहुत बहुत नमन है। पूरा देश इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ देख रहा है और उसे मना रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।